गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच टॉप वीडियोस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस की। तो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है ये जानने से पहले फर्स्ट वी नीड टू क्लियर कि व्हाट इज कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मींस कोई भी ऐसी स्टिपुलेशन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है उसके लिए जो कंडीशन है वो एसेंशियल होनी चाहिए, वो स्टिपुलेशन जो है वो एसेंशियल होनी चाहिए। और अगर कोई भी पर्सन कंडीशन को ब्रीच करता है तो जो भी बायर है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अब इन सब चीजों को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है उसे एक गाड़ी चाहिए रेस में जाने के लिए। तो अभी बी की जो है वो कार शॉप है, तो ए बी की कार शॉप में जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए फॉर रेस। तो अभी ए कहते हैं कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। अभी बी उसको एक गाड़ी दे देता है और कहता है कि इसकी जो स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली अगर ए को ये चीज पता चलती है कि इसकी जो स्पीड थी इट वाज नॉट 150 किलोमीटर पर आवर बल्कि इट इज 100 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे जो ए है उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, बिकॉज जो भी कंडीशन थी वो ब्रीच हुई थी, बिकॉज उसे वो गाड़ी रेस के लिए चाहिए थी। सो इट इज a stipulation which is essential to the main purpose of contract। तो अगर ये ही रेपुडिएट होएगी तो उस केस में जो ए है उसके पास ये राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। इस पे हमने ऑलरेडी जो है प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव कि एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होती है। तो एक्सप्रेस कंडीशंस वो वाली कंडीशंस होती हैं जो बाय पार्टीज अग्री की जाती हैं एक्सप्रेस वर्ड्स में, चाहे वो रिटन वर्ड्स में हो चाहे वो ओरली हो। लेकिन जो भी कंडीशंस अगर पार्टीज जो हैं दोनों पार्टीज एक्सप्रेसली अग्री कर रही है उन कंडीशंस पे, तो दीज आर एक्सप्रेस कंडीशंस। एज हमने एक्सप्रेस कंडीशंस की थी, एक्सप्रेस कंडीशंस एज आई सेड कि दोज कंडीशंस जो कि अपने आप एक्सप्रेसली पार्टीज जो है वो अग्री करती हैं, जिन पे पार्टीज अग्री करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेसली करती है चाहे वो रिटनली करें चाहे ओरली करें, दैट इज डिफरेंट। अब इसमें इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, इन्हीं पार्टीज जो है एक्सप्रेसली अग्री नहीं करती है। इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। हालांकि दोनों पार्टीज के पास ये ऑप्शन होती है कि वो एक्सप्रेसली उन कंडीशंस को उन कंडीशंस के कॉन्ट्रेरी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है टू द कंट्रेरी, तो ये जो सारी कंडीशंस हैं वो इम्प्लाइड कंडीशंस अपने आप इम्प्लाइडली जो है दोनों पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशंस की। तो द फर्स्ट कंडीशन वी हैव इज कंडीशन एज टू टाइटल। ये बताया गया है अंडर सेक्शन 40। कंडीशन एज टू टाइटल का मींस क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज को बेच रहा है, किसी भी पर्सन को सेल कर रहा है, तो उसके पास उस चीज को बेचने का राइट होना चाहिए। ही मस्ट हैव टाइटल टू दैट गुड्स। तो सेल है तो उस पर्सन के पास मतलब कि सेलर के पास राइट होना चाहिए उस गुड्स को बेचने का, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उसके पास उन गुड्स को बेचने का जो राइट है वो आ जाना चाहिए। तो देयर वाज अ केस ऑफ रॉलैंड वर्सेस डायवॉल। इस केस में क्या हुआ था कि जो ए था उसने बी से एक मोटर कार खरीदी थी। तो कुछ टाइम यूज करने के बाद सब्सिक्वेंटली ये चीज पता चली कि जो बी था उसने वो गाड़ी को बाय थेफ्ट ऑब्टेन किया था, मतलब कि उसने वो गाड़ी चोरी की थी, जिसकी वजह से ए को वो जो गाड़ी थी उसके ट्रू ओनर को वापस करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी दैट इज एज टू टाइटल, वो ही कंडीशन जो थी वो ब्रीच की गई थी। सो उस केस में जो ए है उसके पास राइट है कि वो ब्रीच ऑफ द कंडीशन के लिए बी को स्यू कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और जो भी डैमेजेस वगैरह है उसे क्लेम कर सकता है। देन सेकंड वी हैव सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये जो है हमें प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो ये क्या कहता है कि अगर सेलर जो है बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो अपनी गुड्स को बाय डिस्क्रिप्शन सेल कर रहा है, तो उस केस में जो गुड्स है इट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। ये नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन में कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो और आप सेल कुछ और कर रहे हो। तो देयर इज नीड, इट इज
नेसेसरी कि जो गुड्स है इट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। अब जैसे कि बायर है कह रहा है कि मैं आपको सुजुकी कार का मॉडल 2009 दे रहा हूँ, तो दैट इज सेड बाय डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे वो इसके बजाय कुछ और प्रोवाइड नहीं कर सकता, दैट वुड बी ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशंस आती है। द फर्स्ट इज दैट बायर हैज नेवर सीन द गुड्स, कि जो बायर है उसने कभी गुड्स को देखा ही नहीं है और वो प्रॉपर्ली पूरी तरीके से जो भी जो सेलर है, तो जो भी सेलर ने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है उस पर रिलाई करके वो गुड्स को परचेज करा है। तो फर्स्ट इज दैट। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं दैट बायर हैज नेवर सीन द गुड्स, कि अब मान लो कि बी की एक कार शॉप है और वो ए को एक गाड़ी बेच रहे हैं। अब ए ने वो गाड़ी कभी नहीं देखी, लेकिन बी उसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि ये जो गाड़ी है इट्स ऑफ ब्लैक कलर एंड इसकी जो स्पीड है इट्स 150 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे मान लो कि उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ना निकल के उसकी स्पीड सब्सिक्वेंटली ए को पता चलता है इट्स 100 किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड जो ए है उसके पास राइट है to repudiate the contract and to sue P for breach of condition. Then second situation we have that the buyer has seen the goods but relied on description. अब इस केस में है कि buyer ने goods देखी होती हैं but वो rely करता है on the description which is provided by the buyer. तो जो भी buyer ने description दी है वो उस पर rely करता है rather than इस पे कि उसने क्या देखा है। अब for example कि जो A है वो डील करता है इन एंटिक पीसेस ऑफ गुड्स, तो B मान लो उसे गुड्स बेचता है ये कह के कि ये जो है ये कह के कि ये जो है ये 17th सेंचुरी के हैं, बट सब्सिक्वेंटली उसे ये चीज पता चलती है कि ये जो सारे गुड्स हैं इट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। तो देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो डिस्क्रिप्शन में कुछ और प्रोवाइड कर रहा है बट वो जो गुड्स बेच रहा है इट्स समथिंग एल्स। Then third we have packaging of goods also form part of description. अब जो पैकेजिंग होती है that is also forms of description. अब मान लो कि ए ने कुछ भेजी और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 4 कंटेनर्स भेजूंगा जिसमें 100 टीन्स होगी। अब बाद में सब्सिक्वेंटली वो जब भेजता है तो वो 4 की जगह 2 कंटेनर्स भेज देता है जिसमें 200 की टीन्स हैं। तो अब इस केस में जो बायर है उसके पास ये राइट है कि वो इस जो गुड्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर सकता है। Then third condition we have that sale by sample as well as description. ये भी सेक्शन 15 के अंदर ही दिया गया है। इसमें क्या है कि अगर सेलर गुड्स को बेच रहा है बाय डिस्क्रिप्शन एंड बाय सैंपल, तो ये नहीं है कि जो गुड्स है वो सिर्फ सैंपल के साथ मैच करनी चाहिए या फिर वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए, बल्कि गुड्स शेल कॉरेस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। इट मस्ट मैच बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। एक के साथ हो रहा है एंड सेकंड के साथ नहीं हो रहा, दैट इज नॉट इनफ, दैट वुड आल्सो ट्रीटेड एज अ breach of condition. The next conditions we have is the fourth one is condition as to quality or fitness. अब अगर हम नॉर्मली बात करें ना तो ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती कि बायर गुड्स को जिस वजह से लेके जा रहा है वो पर्पस उसका फुलफिल हो। सेलर अब नॉर्मली बायर आया, सेलर के पास उसने चीज मांगी, उसको लेके चला गया, दैट्स इट। और सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती टू फुलफिल द पर्पस फॉर व्हिच बायर इज बाइंग द गुड्स। बट अगर बायर सेलर को अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताए, उसे किस पर्पस के लिए चाहिए वो बताए, एंड बायर अगर स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई करे ऑफ द सेलर, तो उस केस में ये कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन अराइज होती है कि जो सेलर है ही मस्ट प्रोवाइड द गुड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ बायर एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो उस केस में कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जो है वो अराइज होती है। तो कंडीशंस इसमें क्या आएंगे कि एक तो बायर को, जो बायर है वो सेलर को बताएगा कि वो किस वजह से कुछ को बाय कर रहा है, और जो सेलर की जो भी स्किल और जजमेंट है उस पर रिलाई करे, तो उस केस में सेलर के ऊपर ये जो कंडीशन है ये अराइज होती है, तो उस केस में सेलर के ऊपर ये कंडीशन जो है वो अराइज होती है। देन फिफ्थ वन हैज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। इट्स अ वेरी ऑब्वियस कंडीशन कि जो भी पर्सन गुड्स को लेके जा रहा है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मींस क्या होता है, दैट गुड्स मस्ट बी कमर्शियल, दैट गुड्स मस्ट बी कमर्शियल एक्सेप्टेबल गुड्स। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब आप प्रोवाइड कर दोगे। अब कमर्शियल एक्सेप्टेबल गुड्स क्या होते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन जो है वो बाय करके ला सकता है। अब अगर कोई पर्सन कलर टीवी लेने जा रहा है तो दैट मस्ट बी अ कलर टीवी, राइट। अगर आपसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखा रहे हैं, या कोई ऐसा एसी है जो कूलिंग ही नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा फ्रिज है, ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर है जो आज मेरी
जिसमें आइस नहीं जमती, तो उस केस में जो गुड्स होते हैं वो यही माना जाएगा दैट इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सो गुड्स है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, कमर्शियली एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि कोई भी नॉर्मल एक प्रेजेंट पर्सन जो है उन गुड्स को जाके बाय कर सकता है। So this was a concept of express and implied conditions. I hope you like the video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such law videos.